सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का दूसरा नाम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी है, या हम इसको दूसरे अल्फाज में पार्टीशनिंग का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कानून यूज़ होता है या वो जिस लॉ को फॉलो करता है वो पार्टीशनिंग का लॉ होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज इन टू डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स। कि कोई भी दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, उनके अंदर कोई कंपाउंड मौजूद होगा, तो बेसिकली वो कंपाउंड इन दोनों लिक्विड्स में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में सोल्यूबल होगा। तो इस डिफरेंट कैपेसिटीज़ को यूज़ करते हुए हम बेसिकली एक कंपाउंड की सेपरेशन करते हैं। ठीक है, टिपिकली जो इनमें से एक लिक्विड होता है वो वाटर होता है और दूसरा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है। तो ये आम तौर पर लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में ये दो लिक्विड्स मौजूद होते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो एक पोलर कंपाउंड है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मोस्टली इनऑर्गेनिक होते हैं, तो दोनों आपस में इमिसिबल हैं। This technique leverages the principle that different substances will have varying solubilities in different solvent। तो एक जो सॉल्यूशन है या जो सब्सटेंस है उसकी सोलिबिलिटी किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और होगी और किसी पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर है वहाँ पर वो और होगी। तो डिफरेंट अगर सोलिबिलिटी और है या जो चेंज है, तो हम सिलेक्टिव सेपरेशन भी कर सकते हैं और सेपरेशन के ज़रिए हम किसी एक कंपोनेंट को या कंपाउंड को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। हिस्टोरिकली हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो सदियों से मुख्तलिफ फार्म्स में यूज़ होता आया है। जैसे कि अगर हमने किसी प्लांट से एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करवाना है तो वहाँ पर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी मेटल को रिफाइन करना है या प्योरीफाई करना है तो वहाँ पर भी हम ये वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। आजकल ये जो प्रोसेस है ये हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में और इंडस्ट्रीज़ में एक फंडामेंटल प्रोसेस की हैसियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और सिंपल प्रोसेस होने के साथ ही इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये जो प्रोसेस है ये किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल है सोलिबिलिटी। कि एक सब्सटेंस वो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है, अगर वो डिज़ोल्व नहीं होगा तो हम उसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो सोलिबिलिटी उसका पहला प्रिंसिपल है। सेकंड ये हमारे पास ये है कि जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो भी यहाँ पर काफ़ी अहमियत काम वाला है। इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए कंपाउंड इन ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स एट इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम के ऊपर जो एक कंपाउंड है उसके दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट्स में कंसनट्रेशन कितनी है। तो जब दोनों कंसनट्रेशन की हम रेशो लेंगे तो वो पार्टीशन कोएफिशिएंट का आएगा, जिसको हम के डी के नाम से शो करते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिस्ट्रीब्यूशन रेशो। ये भी पार्टीशन कोएफिशिएंट की तरह ही है, लेकिन हम इसमें देखते हैं कि जो एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके तमाम फेजेस में कितनी कंसनट्रेशन है। हम इसको सिर्फ सॉल्वेंट्स में नहीं देखते, अगर वो किसी गैस फेज में है तो हम उसमें भी इसकी जो कंसनट्रेशन है उसको कंसिडर करेंगे। और इसके अलावा अगर दो से ज़्यादा कंपोनेंट मौजूद हैं, ठीक है, तो हम उन तमाम के तमाम स्पीशीज़ की भी जो कंसनट्रेशन है वो फाइंड करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक कंपाउंड की नहीं होती बल्कि तमाम कंपाउंड्स को हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्टिविटी, द एबिलिटी टू प्रेफरेंशियली एक्सट्रैक्ट वन कंपाउंड ओवर अनदर। हम देखते हैं कि अगर हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करवाना है तो एक कंपाउंड दो लिक्विड्स में से किसी एक में ज़्यादा सोल्यूबल होगा और किसी दूसरे में कम सोल्यूबल होगा, और इसी डिफरेंस की वजह से या इसी सिलेक्टिविटी की वजह से जो है वो कंपाउंड सेपरेट होता है। तो हम देखते हैं कि एक एक्सट्रैक्शन में टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स, कि हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, हम उसको शेक करते हैं। एंड द कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट पार्टीशन बिटवीन द टू फेजेस। तो इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जो हमारा एक कंपाउंड होगा वो उसकी जो कंसनट्रेशन है वो दोनों फेजेस में पार्टीशन हो जाती है बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव सोलिबिलिटी। तो सिंपल अल्फाज में यहाँ पर हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं और एक हमारे पास कंपाउंड है। जब हमने तीनों को मिक्स करके शेक किया तो जो कंपाउंड है वो
उसकी एक फेज़ में कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी और दूसरे फेज़ में कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी, और एक कंपाउंड का डिफरेंट फेजेस में इक्विलिब्रियम के ऊपर डिवाइड होना वो पार्टीशंस कहलाता है। तो इस वजह से हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को पार्टीशंस का नाम भी देते हैं, पार्टीशनिंग का नाम भी देते हैं। द फेजेस आर देन सेपरेटेड, तो हम इन फेजेस को सेपरेट करते हैं, एंड द कंपाउंड इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्वेंट, और वो जो फेज़ हमने सेपरेट किए होंगे वहाँ पर कंपाउंड भी तो मौजूद होगा, तो वो जो कंपाउंड मौजूद होगा हम उस कंपाउंड को लेटर सेपरेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का एक सिंपल प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और इस लिक्विड में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब हुए पड़े हैं। जैसे कि टारगेट मटेरियल को हमने ऑरेंज से शो किया या रेड से शो किया हुआ है, और जो नॉन टारगेटेड मटेरियल हैं वो ग्रीन, येलो और ब्लू हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में 1 2 3 4 डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस मौजूद है, और हमने इस रेड वाले को सेपरेट करना है। तो हम करते क्या है कि एक सोलवेंट को इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले तय में एक सोलवेंट है, तो सोलवेंट को ऐड करने के बाद हम इसको शेक करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको शेक किया तो एक सोलवेंट ने या जो टारगेट मटेरियल है उसके पार्टीशनिंग के ज़रिए वो एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चला गया, तो अब वो ऊपर वाले फेज़ में डिज़ोल्व हो चुका है। तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में यहाँ पर एक फ्लास्क में या ट्यूब में नीचे एक वाल्व लगा होगा, हम इस वाल्व को जब खोलेंगे तो नीचे वाला जो कंपाउंड है वो सारा यहाँ से ड्रॉप बाई ड्रॉप सेपरेट हो जाएगा। तो जब ये सेपरेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो बाकी बचेगा वो सिर्फ एक का सॉल्वेंट है, और इसके अंदर दो हमारे पास रिक्वायर्ड टारगेट मटेरियल है। अब इस मटेरियल में से हमने इन दो जो टारगेट मटेरियल है या जो सॉल्वेंट में से हमने टारगेट मटेरियल को सेपरेट करना है, तो स्ट्रिपिंग का प्रोसेस है जिसमें हम एक और लिक्विड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर इसको शेक करते हैं तो जो हमारे पास स्ट्रिपिंग सोल्यूशन है, हम उस स्ट्रिपिंग सोल्यूशन को यूज़ करते हुए ये जो टारगेट मटेरियल है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पे है और दूसरी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बेसिकली दो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है कि ये वाला और एक ये वाला। तो स्ट्रिपिंग भी बेसिकली हमारा पास दो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही होती है। तो यहाँ पे हम वाल्व के जरिए इसको दो ड्रॉप बाई ड्रॉप नीचे से सेपरेट करते हैं और ये हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन अचीव होगा। इसको हम बाद में एवेपोरेट करके जो टारगेट मटेरियल है उसको हासिल कर सकते हैं। तो वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हमने इसको एवेपोरेट करना भी है या नहीं। तो बेसिकली ये हमारे पास सिंपल एक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें हम एक टारगेट मटेरियल को दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करते हुए सेपरेट कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट यूज फॉर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया होता है तो उसकी ख़ास प्रॉपर्टी होना भी लाजमी है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्वेंट शुड बी वेल मिक्सिबल विद द लिक्विड टू बी एक्सट्रैक्ट, कि जिस लिक्विड को हमने एक्सट्रैक्ट करवाना है वो उसके साथ मिक्सिबल होना चाहिए। इट मीन्स कि वो उसके साथ मिक्स होना चाहिए। लेकिन द सॉल्वेंट शुड नॉट बी मिक्सिबल विद द अदर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर रिएक्ट विद द सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूट के साथ एक तो रिएक्शन नहीं करना चाहिए उसको जिसको हमने सेपरेट करवाना है, और दूसरा वो एक कंपोनेंट के अलावा किसी दूसरे के साथ मिक्सिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मिक्सिबल होगा तो वो दूसरे जो कंपाउंड हैं वो भी उसके साथ अब्जॉर्ब हो जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे। तो जो हमारा बेसिक फंक्शन है कि हमने सेलेक्टिविटी को अचीव करना है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो सॉल्वेंट है वो किसी बाकी कंपोनेंट के साथ इमिक्सिबल होना चाहिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी लो इनफ, तो तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए, वेल बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूट, जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से कम होना चाहिए, सच दैट इट कैन बी इवेपोरेटेड इजीली आफ्टर कलेक्शन। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमने इवेपोरेट करके इसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में अचीव करना है अपने कंपोनेंट को, तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में अचीव करने के लिए हमें सॉल्वेंट को भी रिमूव करवाना होगा। तो हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करवा लेते हैं। तो अगर हमने सॉल्वेंट की इवेपोरेशन करवानी है तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट से कम होना चाहिए। इट शुड हैव ए फेवरेबल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो भी दरमियाना ही होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इस प्रोसेस में कंसिडर करने पड़ते हैं वो ये है कि द सॉल्वेंट शुड बी एबल टू डिजोल्व एट लीस्ट वन कंपोनेंट टू ए लार्ज एक्सटेंट देन द रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट इन द मिक्सचर। तो अगर ये प्रोसेस आइडियल नहीं भी है तो कम ऑफ के ऐसा होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट है उसको एक कंपोनेंट का जिसको हमने सेपरेट करवाना है उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को डिज़ोल्व करवाना चाहिए। एटलीस्ट अगर वो 100% नहीं है तो वो 99% या 95% तक तो हो कि वो उसको अपने साथ डिज़ोल्व करवा लें। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस शुड बी स्टेबल एंड इरिवर्सिबल। और अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए और वो रिएक्शन स्टेबल भी होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम किसी रिएक्शन को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शन कैन ब्रिंग बैक द डिजोल्व कंपोनेंट इन देयर प्रीवियस फॉर्म। क्योंकि अगर तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन में पहले जो एक कंपोनेंट है वो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर जिसको हमने सेपरेट करवाना है, तो रिवर्स में वो दोबारा से जो डिज़ोल्व हो जाएगा किसी दूसरे लिक्विड के अंदर। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है कि हमने इसको सेपरेट करवाना है वो ख़त्म हो जाता है एंड द एक्सट्रैक्शन विल नॉट बी कम्प्लीटेड सक्सेसफुल। तो हमारी जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट नहीं होगी। द कंपाउंड फार्म्ड आफ्टर द रिएक्शन शुड बी ईजिली सेपरेटेड। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होना चाहिए और वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा और वो स्टेबल होगा तो हम इस प्रोडक्ट को ईजिली सेपरेट भी करवा सकते हैं फ्राम द एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड सो दैट इट कैन बी रीयूज, ताकि हम इसको रीयूज भी करवा सकें। क्योंकि जब वो कंपाउंड सेपरेट होगा तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो दोबारा से प्योरीफाई हो जाएगा, तो हम उस सॉल्वेंट को दोबारा से किसी नए कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद ये कि द डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड शुड बी डिफरेंट फ्राम द रिक्वायर्ड कंपोनेंट टू हेल्प दी सेपरेशन रेडिली। तो हमारा जो मेन कंपाउंड है जिसकी हमने सेपरेशन करवानी है उसकी डेंसिटी भी बाकी कंपोनेंट्स के डिफरेंट होनी चाहिए, या जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है उसकी डेंसिटी रिक्वायर्ड कंपोनेंट से डिफरेंट होनी चाहिए। क्योंकि अगर डिफरेंस होगा तो हमारी जो सेपरेशन है वो इजी होगी। क्योंकि हमने देखा कि डेंसिटी की वजह से या डेंसिटी की बेस के ऊपर जो दो लिक्विड्स हैं वो दो लेयर्स बनाते हैं लिक्विड्स में। तो जब वो दो लेयर्स बनाएंगे तो हमारी सेपरेशन ईजी हो जाएगी। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो एक तो हमारा पूरा जो प्रोसेस है या जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ है वो एक्सपेंसिव होना चाहिए। क्योंकि अगर वो इनएक्सपेंसिव होगा तो हमारा जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। द सॉल्वेंट शुड नॉट बी टॉक्सिक और क्रूसिव एज इट कैन हार्म द एक्सट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो नेक्स्ट एक सॉल्वेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया हुआ है वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और ना ही वो क्रोसिव होना चाहिए, ताकि वो जो हमारा हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो उसको हार्म ना करे। जो दूसरे फैक्टर हमें सॉल्वेंट को सेलेक्ट करने में कंसिडर करने पड़ते हैं वो उसकी विस्कोसिटी हो सकती है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, वो उसकी फ्लेमेबिलिटी हो सकती है, या दूसरी प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। हमने देखा कि अगर हम किसी सोल्यूशन को किसी सेपरेटरी फनल के अंदर प्लेस करें और इसको वेल शेक करें तो जो हमारा एक कंपोनेंट है या जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं वो दो जो डिफरेंट लिक्विड हमने यूज़ किए हुए हैं, एक सॉल्वेंट है और दूसरा लिक्विड है, तो वो सॉल्यूट दोनों लेयर्स में अपने आप को डिज़ोल्व करेगा। जब वो दोनों लेयर्स में अपने आप को डिज़ोल्व करेगा तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट ने अपने आप को दो लेयर्स में पार्टीशन कर लिया है या उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है दो लेयर्स के दरमियान। तो इन दोनों लेयर्स में उसकी जो कंसनट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। जब दोनों लेयर्स में उसकी कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी तो कुछ देर के बाद एक इक्विलिब्रियम वहाँ पर कायम होगा। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम कायम होगा तो हम देखते हैं कि सल्यूट की दोनों लेयर्स में जो कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर।
और हम इस लेयर्स की कंसंट्रेशन को या उनकी रेशियो को के नाम से जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो के है वो बेसिकली होगा पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो सिंपल इसका फार्मूला ये है कि के डी इज इक्वल टू मोलैरिटी इन द ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाई मोलैरिटी इन द एक्वस फेज। तो हमारे पास दो फेज़ हैं, एक एक्वस फेज़ है जो कि वाटर हो सकता है और दूसरा हमारे पास ऑर्गेनिक फेज़ है। ये दोनों फेज़ आपस में इमिसिबल हैं और इन दोनों फेजेस में जो सल्यूट की मोलैरिटी होगी उनकी जो रेशियो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है जिसको हम के डी के नाम से जाहिर करते हैं। नाउ यहाँ पर एक जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की सिंपल इक्वेशन है वो गिवन है, जिसमें हम देखते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ए इन टू वी ए क्यू डिवाइडेड बाई के डी वी नॉट प्लस वी ए क्यू। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो एन है, ठीक है, जो हमने एन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो नंबर ऑफ टाइम्स सॉल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस फेजेस। तो हमारा जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो हम बाज़ दफ़ा एक स्टेप में नहीं करते, क्योंकि हमारे जो हमने अगर ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हासिल करनी है या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करवाना है तो हमें मल्टीपल फेजेस में या मल्टीपल स्टेप में एक्सट्रैक्शन को कैरी आउट करवाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पहले स्टेप में सॉल्यूट इसके अंदर डाला, तो क्योंकि हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू खास टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट होती है, तो वो कांस्टेंट होने की वजह से हम एक प्रोसेस में सिर्फ एक ख़ास अमाउंट को ही एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक ईथर का और एक एक्वस का, तो हमने देखा कि ईथर में 29 ग्राम फॉर एग्जांपल को जो सोल्यूट है वो सेपरेट हो चुका है ईथर में, लेकिन जो टोटल सोल्यूट था वो तो था हमारे पास 50 ग्राम। इट मीन्स कि 31 ग्राम अभी भी बाकी है जिसको हमने भी एक्सट्रैक्ट करवाना है। तो एक्व सोल्यूशन में 21 ग्राम बाकी पड़ा हुआ है। हम इस एक्व सोल्यूशन में दोबारा से सेकंड स्टेज में दोबारा से ईथर को डालेंगे। जब ईथर को डालेंगे तो जो हमारे पास सोल्यूट है उसकी 0.09 ग्राम एक्वस में रहेगी क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट सेम है, और जिसकी 0.12 ग्राम है वो जाएगी दूसरे कंपाउंड में। तो अब यहाँ पे एक और डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो कि सेम है, तो हम इस 12 ग्राम को दोबारा से सेपरेट करवा लेते हैं। तो हमने देखा कि हमने सेकंड स्टेप में 29 ग्राम के अलावा 12 ग्राम और एक्सट्रैक्ट करवा ली है, लेकिन अभी 0.09 तो अभी और पड़ी हुई है। तो हम इसमें दोबारा से फ्रेश ईथर को ऐड करेंगे और फ्रेश ईथर को ऐड करने के बाद 0.5 ग्राम को दोबारा से यहाँ पर सेपरेट करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि ओवरऑल हमने 0.29 0.12 और 0.05 जो कि टोटल हमारे पास है 0.4 और 6 ग्राम। हमने टोटल 50 में से 0.46 ग्राम को सेपरेट करवा लिया है। और इसी तरह अगर हम एक दो स्टेजेस और इसमें ऐड करेंगे तो वो हम 99% अमाउंट को सेपरेट करवा सकते हैं। तो हम जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो मल्टीपल स्टेजेस में कैरी आउट करते हैं ताकि हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम सोल्यूट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोल्यूट फेज, और एक्स एन जो यहाँ पे यूज़ हुआ है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट रिमेन्ड इन एक्वस फेज आफ्टर एन एक्सट्रैक्शंस। तो इतनी एक्सट्रैक्शंस के बाद जो बाकी क्वांटिटी बचेगी वो एक्स एन की क्वांटिटी है। एक्स ए मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट टेकन इन एक्वस फेज, ठीक है, जो हमने एक्वस फेज में लिए हुए थे, और के डी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है। वी ए क्यू यहाँ पर वो जो है वो वॉल्यूम ऑफ एक्वस फेज टेकन फॉर एक्सट्रैक्शन, कि एक्वस फेज का यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, और वी नॉट जो है वो वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक फेज है जो कि हमने एक्सट्रैक्शन के पर्पज़ के लिए जो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इन सारी क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए हम एक्स एन की क्वांटिटी या कोई भी हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो डिफरेंट स्टेप्स में हमने इस प्रोसेस को कैरी आउट किया, तो हम एक स्टेप में या डिफरेंट स्टेप्स में इसकी एफिशिएंसी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी में हम देखते हैं कि द परसेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज अनदर टर्म यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्शन। तो परसेंट एक्सट्रैक्शन है वो इस इक्वेशन के जरिए गिवन है कि
परसेंट एक्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई मिली मोल एक्सट्रैक्टेड, कि हमने कितने मिली मोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डिवाइडेड बाय कितने मिली मोल हमारे एक्वस फेज में मौजूद थे। तो जितनी एक्सट्रैक्शन हुई है डिवाइडेड बाय टोटल मोल जितने हमारे पास मौजूद थे, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो सिंपल हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो निकल आएगी। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन फैक्टर का। इफ़ द सोल्यूशन टू बी एक्सट्रैक्टेड कंसिस्ट ऑफ टू सोल्यूट ए एंड बी, ठीक है, दो हमारे पास सोल्यूट हैं, ठीक है, जिनमें से हमने एक को सेपरेट करवाना है। फॉर एग्जांपल जिसको हमने सेपरेट करवाना है वो ए है और जिसको हमने सेपरेट नहीं करवाना वो बी है। देन वी विल यूज़ एक्सट्रैक्टिंग सोलवेंट विच विल डिजोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ ए। तो हम एक ऐसा सोलवेंट यूज़ करेंगे जिसमें जिसकी जो कैपेसिटी है वो ए को डिज़ोल्व करने की ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ए डिज़ोल्व ज़्यादा होगा और बी वहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ए वहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। एंड वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ बी, और बी की क्वांटिटी वहाँ पर कम से कम अब्जॉर्ब होगी। इन कंडीशंस के अंदर इफेक्टिवनेस ऑफ सेपरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन कोएफिशिएंट और सेपरेशन फैक्टर। तो जब हमने दो सोल्यूट में से एक को सेपरेट करवाना हो तो इसकी इफेक्टिवनेस को हम सेपरेशन फैक्टर के ज़रिए शो करवा सकते हैं। तो बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ टू सोल्यूट ए एंड बी। तो दोनों सोल्यूट ए और बी के जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हैं उनकी जो रेशियो होगी, ठीक है, वो हमारे पास होगी सेपरेशन फैक्टर की। तो बेटा इज इक्वल टू के डी ए और के डी बी। हमने देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो तो खुद एक रेशियो है जिसमें जो कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज में डिवाइडेड बाई एक्वस फेज, तो इन दो रेशियोज को हमने दोबारा से डिवाइड किया, ठीक है, तो वो हमारे पास सेपरेशन फैक्टर आ गया जिसको हम बीटा कहते हैं। तो अगर हमने ए को ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेट करवाना है तो इस इक्वेशन में हमारे पास ज़ाहिर है कि इसकी के डी ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो बीटा है उसकी वैल्यू शुड बी वेरी हाई टू सेपरेट टू लिक्विड सोल्यूट बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्योंकि अगर इन दोनों की रेशियो सेम होगी तो वो जो उनकी इट मीन्स कि उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो भी सेम है, तो उनकी जो सेपरेशन है वो अचीव ही नहीं होगी। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ए फ्लूइड फ्रॉम वन लिक्विड फेज टू अनदर। तो सिंपल हमारे पास जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है उसमें उसका जो दूसरा नाम है हम कह सकते हैं कि वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होती है, कि जिसमें दो लिक्विड्स को यूज़ करते हुए हम किसी एक सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं जिसमें फ्लूइड एक फेज से दूसरे फेज में सोल्युबिलिटी की बेस के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। दिस इज़ कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग कंपाउंड विद डिफरेंट पोलैरिटीज और सोल्युबिलिटी। तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि सोल्यूट की जो सोल्युबिलिटी है वो दो लिक्विड्स में डिफरेंट होगी, ठीक है, जब वो दो लिक्विड में डिफरेंट होगी तो उसकी सेपरेशन ईजी होगी। एल में या लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन में जो हम कॉमन सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो क्लोरोफार्म हो सकता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथाइल एसीटेट हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, ठीक है। इसको हम इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ वो इमिसिबल है, और वाटर के साथ इमिसिबल होने की वजह से वो होने के साथ ही इन कंपाउंड्स में कुछ दूसरे कंपाउंड हैं उनको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इट मीन्स जब ये कंपाउंड यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, तो कुछ कंपाउंड जो फ्लूइड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा जल्दी से डिज़ोल्व होगा, तो वो वाटर से इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सेपरेट हो जाएगा। इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल में, ड्रग की एक्सट्रैक्शन के लिए, जो पोल्यूटेंट की सेपरेशन के लिए हमारे इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, और बहुत सारी जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में हम प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई भी कर सकते हैं या उनको कंसनट्रेटेड फॉर्म में अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, या जिसको हम SLE के नाम से भी जानते हैं। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग कंपाउंड्स फ्रॉम ए सॉलिड मैट्रिक्स यूजिंग ए सॉल्वेंट, के कोई हमारे पास सॉलिड मैट्रिक्स होगा, इस सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर या कंपोनेंट के अंदर कोई एक दूसरा सल्यूट मौजूद है जिसको हमने सेपरेट करवाना है,
तो उसको सेपरेट करवाने के लिए हम एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, तो इसी की वजह से इसका नाम सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन सच एज एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द प्लांट। तो एक प्लांट जो कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, उस प्लांट के अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है और हमने उस इंग्रेडिएंट को रिमूव करवाना है। तो इसको रिमूव करवाने के लिए हम उसको किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं या लिक्विड का यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन का होता है। जो इसमें सॉलिड और लिक्विड या सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं वो प्लांट मटेरियल हो सकता है, वो हमारी मिट्टी हो सकती है, सॉइल हो सकती है, या कोई अदर दूसरा सॉलिड मटेरियल हो सकता है। और इसमें जो हम लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो एथेनॉल हो सकता है, मेथनॉल हो सकता है, या वाटर हो सकता है, या कोई और कंपाउंड हो सकता है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इसके जो एग्जांपल्स हैं या आमतौर पर जिसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने किसी फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करवाना है, किसी फ्रेगरेंस को एक्सट्रैक्ट करवाना है, या किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को किसी नेचुरल सोर्स से हमने सेपरेट करवाना है, तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, हम यहाँ पर ऐसा फ्लूइड यूज़ करेंगे जो कि सुपर क्रिटिकल होता है, आज जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या किसी तरह का और कंपाउंड, और हम इस कंपाउंड को या फ्लूइड को सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करेंगे। दीज फ्लूइड्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज दैट अलाउ देम टू पेनिट्रेट सॉलिड मटेरियल्स एंड डिजोल्व कंपाउंड्स एफिशिएंटली। तो अगर हमने किसी सॉलिड मटेरियल में से किसी कंपाउंड को सेपरेट करवाना है, तो जैसे कि हमने देखा कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के तौर पर काम करता है, तो ये जो हमारे पास जो छोटे छोटे पोर्स हैं वहाँ पर ये पेनिट्रेट कर सकता है। और अगर ये किसी सॉलिड मटेरियल में अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है तो इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा मकदार में एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करवा सकता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल है और ये साथ में नॉन फ्लेमेबल भी है, और हम इसको ईजिली जो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है वहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये हमारे फूड की एक्सट्रैक्शन के लिए या फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होता है। तो इसके नेचुरल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्शन में जो एप्लीकेशंस हैं वो ये हैं कि अगर हमने एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करवाना हो, किसी फ्लेवर को, या कोई बायो एक्टिव कंपाउंड है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करवाना हो, और साथ में इसको हाई एफिशिएंसी और हाई प्योरिटी के साथ अचीव करना हो, तो ये वाला हमारे पास एक बेहतरीन प्रोसेस के तौर पर सामने आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन या MAE। दिस प्रोसेस यूज माइक्रोवेव एनर्जी टू हीट सॉल्वेंट एंड सैंपल। तो इसमें हम बेसिकली अगर हमने सॉल्वेंट और सैंपल को हीट करना है तो हम माइक्रोवेव एनर्जी को यूज़ करेंगे। माइक्रोवेव एनर्जी को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि वो हमारे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को स्पीड अप करवाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मैकेनिज्म ये है कि जो माइक्रोवेव है वो सैंपल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। अगर वो सैंपल के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं तो इट मीन्स कि जो रैपिड हीटिंग है वो उसको कैरी आउट करवाती हैं, और अगर रैपिड हीटिंग होगी तो जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी पेनिट्रेशन भी इंक्रीज़ होगी। तो रैपिड हीटिंग के साथ और पेनिट्रेशन के इंक्रीज़ होने के साथ ही हमारा जो टारगेट कंपाउंड की एक्सट्रैक्शन है वो इन्हेंस होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर टेम्परेचर को यूज़ करते हुए हम जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करवाते हैं। तो इसका जो बेसिकली यूज़ है वो नेचुरल प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन में होता है। जैसे कि जो कंपाउंड है जो कि थर्मली सेंसिटिव कंपाउंड होंगे प्लांट से, या हमने अगर उनको सेपरेट करवाना है तो हम उनको बॉयल करने के बजाय, जैसे कि हम बहुत दफ़ा कर सकते हैं, तो बॉयल करने के बजाय हम माइक्रोवेव का यूज़ करते हुए हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड है वो डिग्रेड नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। तो ये भी माइक्रोवेव की तरह ही है, ठीक है, इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि हम जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनका यूज़ करते हैं।
तो अल्ट्रासोनिक यूजेज वेव टू क्रिएट कैविटेशन बबल इन द सॉल्वेंट। तो हमारे सॉल्वेंट में कैविटेशन बबल यूज होंगे जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में, विच कोलैप्स, जो कि थोड़ी कैविटेशन बनने के बाद एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स होंगे। जब वो कोलैप्स होंगे तो उस लोकल पॉइंट के अंदर इंटेंस हीट पैदा होगी। जब और कोलैप्स के साथ ही वहाँ पर जो मिक्सिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हीट पैदा होने की वजह से और कोलैप्स होने की वजह से जो मिक्सिंग पैदा होगी, वहाँ पर जो हमारी सॉल्वेंट की एक्सट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये है कि ये एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करवाता है, और स्पीड अप होने की वजह से हमारी जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो एक मेन लिमिटेशन ये है कि हम अल्ट्रासाउंड को तमाम सैंपल ये के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो सकती है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आमतौर पर एंटीऑक्सीडेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए, पॉलीफेनॉल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, या प्लांट में से अगर हमने किसी बायो एक्टिव कंपाउंड को सेपरेट करवाना है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। तो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन इज ए continuous extraction technique where the solvent repeatedly passes through the sample extracting compounds over time। तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसा कि हमारे पास डिस्टिलेशन भी होता है फॉर एग्जांपल। तो इसमें हम सॉल्वेंट को रिपीटेडली साइकिल्स में दो सैंपल है उसमें से पास करवाते ही रहते हैं। इट मीन्स कि वो जो सॉल्वेंट है वो ओवर द टाइम उसको एक्सट्रैक्ट करवाता ही रहता है हमारा जो मेन कंपाउंड है। तो ये बेसिकली बैच प्रोसेस नहीं होता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें जो हमारे पास मेन अपरेटस यूज़ होता है वो एक बॉइलिंग फ्लास्क है, एक एक्सट्रैक्शन का चैम्बर होता है, और एक कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या करता है कि जो हमारे पास जो मटेरियल हमने यूज़ किया होता है उसको कंडेंस करवा के उसको रीयूज़ करवा देता है। तो हम सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं, और बॉयल करने के बाद वो एक्सट्रैक्शन को प्रोसेस को कैरी आउट करवाएगा। जब एक्सट्रैक्शन होगी तो हम इसको कंडेंस कर लेते हैं। कंडेंस करने से जो हमारा मेन कंपोनेंट है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो दोबारा से हम उसको रिसाइकिल करवा देते हैं। इसकी जो टिपिकल एप्लीकेशन है वो, अगर हमने किसी फूड सैंपल में से लिपिड को एक्सट्रैक्ट करवाना है, या किसी प्लांट के मटेरियल में से बायो एक्टिव कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो वहाँ पर ये आमतौर पर यूज़ होते हैं। और जो यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं वो आमतौर पर ऑर्गेनिक ही होते हैं, जैसे कि एथेनॉल, हेक्सेन या एसीटोन होते हैं। Next one is the solid phase extraction. This process involves passing a liquid sample through a solid adsorbent। तो हमने यहाँ पर एक liquid sample होगा और एक solid adsorbent है। adsorbent की प्रॉपर्टी ये है कि वो जो कुछ टारगेट कंपाउंड है उसको अपने अंदर adsorb करवा लेता है या वो रिटेन करवाता है अपने अंदर, और जो रेस्ट ऑफ द लिक्विड है वो उस सॉलिड adsorbent में से वैसे ही पास कर जाएगा। द कंपाउंड्स आर देन इल्यूटेड विद ए सूटेबल सॉल्वेंट। तो हम इस जो कंपाउंड को हमने सेपरेट करवाया होता है, हम कोई डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करते हुए हम उसको अडज़ॉर्बेंट से रिमूव करवा लेते हैं या डी अब्जॉर्ब करवा लेते हैं। तो ये बेसिकली अडज़ॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। हम इसमें जो अडज़ॉर्बेंट यूज़ करते हैं वो सिलिका हो सकता है, एलुमिना जेल हो सकती है, या वेरियस पॉलीमर्स हो सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली एक ख़ास सैंपल के लिए या किसी ख़ास कंपाउंड को रिटेन करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि वो आमतौर पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में या सैंपल प्रिपरेशन में यूज़ होती है, जैसे कि एनवायरमेंटल एनालिसिस में, किसी ड्रग की टेस्टिंग में, या फूड सेफ्टी टेस्टिंग में, जिसमें हम सैंपल्स को एनालिसिस से पहले कंसनट्रेट भी करते हैं और इसको प्योरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम इसका लिक्विड एक्सट्रैक्शन के साथ कंपैरिजन करवाएं तो सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन की जो सेलेक्टिविटी है वो अडज़ॉर्बेंट यूज़ करने की वजह से ठीक है वो हाई होती है, और इसकी ऑटोमेशन ईजी होती है। ठीक है, तो ईजी ऑटोमेशन होने की वजह से फॉर एग्जांपल हम 2 से 3 बेड यूज़ करते हुए हम पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करवा सकते हैं। तो हम इसको जो अडज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है वो उसको लिक्विड एक्सट्रैक्शन के ऊपर प्रेफर करते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो इसकी जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सेपरेट करवाना है या एक्सट्रैक्ट करवाना है और उसके बाद हमने इसकी प्योरीफिकेशन करवानी है, जैसे कि हम कोई ड्रग हो गया, या अगर हमने किसी नेचुरल प्रोडक्ट की आइसोलेशन करनी है कि रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट से, तो वहाँ पर हम सॉल्वेंट प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस यूज़ करेंगे। एनवायरमेंटल एनालिसिस में इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमने किसी वाटर से, सॉइल से या किसी एयर सैंपल से पोल्यूटेंट को एक्सट्रैक्ट करवाना है, ठीक है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए या उसकी रेमेडिएशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में। तो किसी फ्लेवर को या फ्रेगरेंस को या किसी बायो एक्टिव कंपाउंड को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करवाना है तो वो ये वाला प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। केमिकल एनालिसिस एंड रिसर्च, प्योरिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस एनालिटिकल पर्पसेस। तो कि रिसर्च और एनालिसिस के लिए अगर हमने किसी कंपोनेंट को प्योरीफाई करवाना है या आइसोलेट करवाना है तो हम लैब वगैरह के अंदर यही प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो एक से ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नेमली फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सॉल्वेंट चॉइस एंड पोलैरिटी, कि हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स कि हमारा जो एक मेन कंपाउंड है वो किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना ज़्यादा डिजोल्व होता है, एंड इट्स पोलैरिटी। तो ये सॉल्वेंट और इसकी जो पोलैरिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एफिशिएंसी को। द राइट सॉल्वेंट मस्ट बी चोजन बेस्ड ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ द टारगेट कंपाउंड। तो हम टारगेट कंपाउंड को की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसके मुताबिक हम सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज़ करने की वजह से हमारे जो कुछ कंपाउंड की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इफ़ेक्ट होती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर इफ़ेक्ट तो करते हैं, लेकिन ये हम इसको एक ख़ास हद से ज़्यादा जो एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि जी कंटैक्ट टाइम। हमने देखा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अंदर एक इक्विलिब्रियम कायम होना होता है। तो इस इक्विलिब्रियम को कायम करवाने के लिए हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट टाइम कितना चाहिए। तो सफिशिएंट कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सैंपल इज नेसेसरी टू अचीव ऑप्टिमल एक्सट्रैक्शन। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करवाने के लिए जो उसका ऑप्टिमल टाइम है, ठीक है, वो नेसेसरी होता है ताकि वो इक्विलिब्रियम कायम हो जाए। सैंपल मैट्रिक्स एंड पार्टिकल साइज। तो हमने देखना कि हमने जो सैंपल यूज़ किया हुआ है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, क्या वो लिक्विड है, क्या वो सॉलिड है। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड की टाइप कौन सी है और इसका पार्टिकल साइज़ क्या है, क्योंकि हमने देखा कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी एक्सट्रैक्शन की एफिशिएंसी को इन्फ्लुएंस करेंगी। जैसा कि हमने देखा कि जो फाइनल पार्टिकल है अगर वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, इट मीन्स के पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होगा, तो सॉल्वेंट की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। इट मीन्स के पेनिट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा कंपाउंड को अपने अंदर डिजोल्व करवा कर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवाएगा। पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीएच जो है, जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है, या जो हमारे पास किसी आयन की स्ट्रेंथ होती है और किसी सॉल्वेंट की, वो भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को एनहेंस करवा सकती है, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। तो जो टेक्निक हमने स्टडी की हुई हैं हम उनके अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन को। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। सिंपल प्रोसेस होने की वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसको हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूट वगैरह के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वाइडली एप्लीकेबल होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए हमें सॉल्वेंट के लार्ज वॉल्यूम रिक्वायर है। इट मीन्स के लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो एक ख़ास अमाउंट तक होता है। तो उसी के बेस के ऊपर हमें इसकी बार बार एक्सट्रैक्शन करवानी पड़ती है
और हमें सोलवेंट की ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर होता है। और इसके बाद जो इसका एमल्सिफिकेशन का इशू है वो भी प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक सोलवेंट में हम इसको यूज़ करते हैं तो एमल्सिफिकेशन वहाँ पर हो सकती है। सेकंड हम देखते हैं कि सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इसमें हम वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये लिक्विड एक्सट्रैक्शन से थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है और इसमें सॉल्वेंट की जो कंजप्शन है वो भी हाई हो सकती है, जो कि डिपेंड करती है कि हमारे पास जो सॉलिड हमने यूज़ किया हुआ है वो कौन सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि ग्रीन सॉल्वेंट है, वो यूज़ करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता, हम सिर्फ एक सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। और इस सॉल्वेंट की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और ये सिलेक्टिव होता है। और इसके अलावा ये टॉक्सिक भी नहीं होता और ना ही ये क्रोसिव होता है। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना है तो हमें जो इक्विपमेंट है वो प्रेशराइज चाहिए होगा। ठीक है, तो प्रेशराइज होने की वजह से एक तो हमें हाई प्रेशर चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंप्रेसर यूज़ करने पड़ेंगे। और अगर हमने हाई प्रेशर का इक्विपमेंट यूज़ करना है तो इक्विपमेंट की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके मेन एडवांटेज है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन। इसका जो मेन एडवांटेज है कि ये रैपिड होता है, ये बहुत कम टाइम में हम इसका जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव कर सकते हैं। रैपिड होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है और इसकी जो मेन एप्लीकेशन है कि हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रोवेव पेनिट्रेशन की जो डेप्थ है वो लिमिटेड होती है, कि वो एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इसकी डेप्थ की लिमिटेशन है तो हमारा जो पोटेंशियल है कि वो अनइवन हीटिंग हो सकती है। तो हमारी जो हीटिंग है वो अगर ओवरऑल इवन नहीं होगी या एक जैसी नहीं होगी तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ नहीं हो सकती। मज़ीद हम ये देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में अल्ट्रासाउंड असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी यील्ड इन्हेंस होती है और ये प्रोसेस हमारा एनर्जी एफिशिएंट होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो सेंसिटिव कंपाउंड की डिग्रेडेशन हो सकती है और इसका जो स्केल अप है वो लिमिटेड होता है, मतलब इसका बहुत ज़्यादा कंपाउंड के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। फॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस होने की वजह से ये एफिशिएंट है और ये एक एस्टेब्लिश्ड मेथड है। ठीक है, हम इसको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियली यूज़ कर चुके हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो एक्सट्रैक्शन का टाइम है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, और इसमें हमें सॉल्वेंट की ज़्यादा अमाउंट को यूज़ करना पड़ता है। सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, इसका जो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होता है और सिलेक्टिव होने की वजह से हमें सॉल्वेंट की कंजप्शन लो करना पड़ती है, क्योंकि वो पहले से ही जो उसकी सिलेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है और इसको ऑटोमेट करना या कंटिन्यूस प्रोसेस करना वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो सॉर्बेंट जो हमने यूज़ किया हुआ है या जो डिज़ॉर्बेंट हमने यूज़ किया हुआ है वो उसको हमने स्पेशली डिज़ाइन करना पड़ता है किसी ख़ास कंपोनेंट के लिए। तो स्पेशल डिज़ाइन होने की वजह से उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह हो जाती है और जो उसकी पोर्स हैं, ठीक है, उनमें क्लॉगिंग हो सकती है या वो बंद हो सकती है। और अगर उनकी क्लॉगिंग होगी तो ये उसका डिसएडवांटेज है कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो लो हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेफ्टी कंसिडरेशंस इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में कौन सी जो सेफ्टी कंसिडरेशंस है जिसको हमने फॉलो करना चाहिए। तो जब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कैरी आउट करवा रहे हों तो सेफ्टी पैरामाउंट है, क्योंकि अब जो हम बाज़ दफ़ा मटेरियल यूज़ करते हैं वो क्रोसिव हो सकते हैं या वो टॉक्सिक हो सकते हैं। तो जो सेफ्टी है वो हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सॉल्वेंट में है कि हमें जो सॉल्वेंट की स्टोरेज है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया में हो। ठीक है, जो इसका जो स्टोरेज है वो हीट सोर्स से या किसी भी इग्निशन सोर्स से दूर हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हमें आमतौर पर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं,
लैब कोट हैं और फ्यूम हुड्स हैं, इनको हमें लाजमी तौर पर यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें हमारे पास प्रॉपर जो है वो वेस्ट डिस्पोजल का जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होना चाहिए, और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। एडहेरेंस टू लोकल रेगुलेशंस फॉर सॉल्वेंट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो हमें इन सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए।